तो चलिए यहीं से अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? अगर आपने कभी गरबा ग्राउंड में गए हो तो एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप एंटर होते हो गरबा ग्राउंड में तो बीच में ये एक पंडाल होता है और इस पंडाल के आजू बाजू ही सारे लोग गरबा करते हैं। सो देर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग गरबा अराउंड दिस पंडाल। ये पंडाल जहाँ पे सिंगर्स बैठते हैं, माता जी की मूर्ति होती है और उसी पंडाल के आजू बाजू सारे जो खिलैया होते हैं वो लोग गरबा करते हैं। सो वी हैव सो मेनी डेटा। ये जो लोग हैं उसको आप डेटा समझ लो और ये पंडाल जो है ये पंडाल को सेंटर पॉइंट समझ लो। तो वी हैव सो मेनी डेटा जो सेंटर पॉइंट के आजू बाजू रोटेट करते हैं और यही चीज को सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि आपको बहुत सारे डेटा दिए गए होंगे और इन सारे डेटा के ऊपर से आपको बोला जाएगा कि फाइंड द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस डेटा एंड दैट इज एक्चुअली सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए हम इसका मीनिंग देखते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल फिगर यानी कि जैसे कि ये पंडाल है तो इट इज अ सिंगल फिगर अराउंड विच ऑल अदर फिगर्स रोटेट, जिसके आसपास बाकी सारी फिगर रोटेट करते हैं सिंगल फिगर के आसपास, तो उसी को सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। जनरली सच अ फिगर नियर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो दे आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में कौन सी मेथड्स है वो देख रहे हैं। द फर्स्ट मेथड इज मीन। मीन के अंदर चार मेथड्स हम लोग देखेंगे। वन इज arithmetic mean, second is weighted mean, third is harmonic mean and fourth is geometric mean। इसमें से weighted mean and arithmetic mean ये दो मेथड्स है जिसकी थियरी एंड फॉर्मूला, थियरी एंड एग्जांपल्स दोनों अपने सिलेबस में होते हैं, लेकिन नॉर्मली हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की सिर्फ थियरी सिलेबस में होती है एमएस यूनिवर्सिटी में, एग्जाम्पल्स सिलेबस में नहीं होते। अगर इस बार एमएस यूनिवर्सिटी इसके एग्जाम्पल्स कवर करती है, सिलेबस में डालती है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूंगा। सेकेंड इज पोजिशनल मेजर्स जिसमें होता है मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल और ये चारों के थियरी एंड एग्जाम्पल्स दोनों अपने सिलेबस में है। लास्ट इज मोड जिसकी कोई सब मेथड नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा। बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा एंड ये तीनों टाइप के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है बिकॉज इसी के बेस पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से एग्जाम्पल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दिस डेटा यू वॉन्ट बी एबल टू डिसाइड कि कौन से एग्जाम्पल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। द फर्स्ट डेटा इज रॉ डेटा। रॉ डेटा जहां पे आपको एक्सआई दिया होगा और एक्सआई के नीचे नंबर्स दिए होंगे जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके का जब आपको डेटा दिया जाता है तो इसको बोलते हैं एक्स के डेटा। इसको एक्स डेटा बोलते हैं क्या? एक्स डेटा। इसको एक्स सीरीज बोलते हैं, एक्स सीरीज। हाँ एक्स सीरीज पता है, तो इसको बोलते हैं एक्स सीरीज। इस चीज को जब एक्स के डेटा दिए जाते हैं तो उसको बोलेंगे एक्स सीरीज। सेकेंड टाइप ऑफ डेटा इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रीक्वेंसी, जो रॉ डेटा में नहीं था अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा, यानी कि एक्स सीरीज के साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी दी जाएगी। तो इस तरीके का जो डेटा होता है जहाँ पे एक्स आई एंड एफ आई आपको दिया जाता है तो दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ग्रुप डेटा भी बोलते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन में क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो जब क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या तो फिर उसको ग्रुप डेटा भी बोला जाता है। लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट, अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला। जैसे कि टाइप ऑफ डेटा में हमने देखा फर्स्ट इज रॉ डेटा जिसमें एक्सआई दिया जाता था, उसका फॉर्मूला क्या है, तो द फॉर्मूला इज एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सेकेंड इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका फॉर्मूला जिसमें एक्स आई एंड एफ आई दिया जाता है तो उसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई और एक चीज ऐड हो रही है विच इज एफ आई, which was not in this formula, but ये fi यहाँ पे दिया जाता है because it is discrete frequency distribution।
तो इट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, इसलिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें फॉर्मूला में इंक्लूड करनी पड़ेगी। एंड थर्ड टाइप ऑफ डेटा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में आपको क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, यानी कि बिकॉज यू हैव फ्रीक्वेंसी इन क्वेश्चन तो हमारे फॉर्मूला में भी फ्रीक्वेंसी आएगा। सो द फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो सिग्मा fi xi अपॉन n। और अगर आप ध्यान से देखो तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी इन दोनों के फॉर्मूला सेम है। अब हम लोग आगे जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड पे। अभी तक हमने डायरेक्ट मेथड के एग्जांपल्स देखे थे, अब इनडायरेक्ट मेथड देख रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड में रॉ डेटा जो होता है, मतलब इसमें भी यही तीन टाइप ऑफ डेटा रहेगा, रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला है। जब डेटा बहुत बड़ा डेटा होता है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखे उसमें सिंगल फिगर के डेटा थे 2 3 4 5, लेकिन मान लो कि आपके पास कुछ इस तरीके के डेटा है 2434, फिर सेकंड डेटा है 7788 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर बड़े बड़े डेटा है तो द इजी वे टू कैलकुलेट द एग्जांपल इज फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करो या डायरेक्ट मेथड से, याद रखना ये चीज, आप डायरेक्ट मेथड से एग्जांपल कैलकुलेट करो या इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करो, इन बोथ द केसेस योर आंसर विल बी सेम। कभी भी दो मेथड के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से किसी भी मेथड से कैलकुलेट करो आंसर सेम ही आएगा। चलिए देखते हैं रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। सो x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। नाउ फर्स्ट व्हाट इज a? a यानी कि एज्यूम मीन। अब यहाँ पे हमें उल्टा प्रोसेस करना है। जब डायरेक्ट मेथड था तब हम लोग मीन फाइंड करते थे, यहाँ पे हम मीन फाइंड करने से पहले ही कोई भी एक रैंडम नंबर को एज्यूम कर लेंगे कि भैया अगर ये मीन होता तो कैलकुलेशन कैसे होगा। सो फर्स्ट विल एज्यूम वन नंबर एज मीन, सो दैट विल बी योर एज्यूम मीन, that will be your a, और उसके ऊपर से हम लोग di फाइंड कर सकते हैं। सो हाउ विल यू फाइंड di? सो di का फॉर्मूला है xi यानी कि एक्चुअल नंबर माइनस एज्यूम मीन। ये हम लोग एग्जांपल करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। सो di इक्वल्स टू xi माइनस a, इस तरीके से आपको di मिल जाएगा और di के फिगर्स को जब आप टोटल करोगे तो दैट विल बी सिग्मा di। So sigma di upon n, n तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड फॉर रॉ डेटा। इनडायरेक्ट मेथड से रॉ डेटा का फॉर्मूला हुआ। अब देखते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला। तो जो पुराना फॉर्मूला था उस फॉर्मूला की कंपैरिजन में सिर्फ एक चीज यहाँ पे ऐड हो रहा है और वो है फ्रीक्वेंसी। सो फॉर्मूला इज सेम एज अबव विथ वन एडिशन which is sigma di की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं sigma fi di, यानी कि ऊपर वाले कैलकुलेशन से यहाँ पे कैलकुलेशन में एक स्टेप भी बढ़ेगा। di फाइंड करने के बाद उसको fi के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसका टोटल करना पड़ेगा। So that will be your sigma fi di upon n. In this case also di is xi minus a। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, बिकॉज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में क्लास है तो यहाँ पे क्लास लेंथ को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, जो हम लोग डायरेक्ट मेथड में नहीं करते थे। ये चीज याद रखना, बच्चे कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और डायरेक्ट मेथड में भी क्लास का यूज कर लेते हैं, विच इज रॉन्ग। यू डोंट हैव टू यूज क्लासेस इन डायरेक्ट मेथड। सी यानी कि क्लास लेंथ हैज टू बी यूज्ड ओनली इन इनडायरेक्ट मेथड। चलिए तो फॉर्मूला देखते हैं। x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n। यहां तक का फॉर्मूला सेम एज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, जैसे ऊपर का फॉर्मूला दिखा था वैसा ही नीचे का फॉर्मूला है विथ वन एडिशन। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विथ c, लेकिन ऊपर वाले फॉर्मूला में हमने d के लिए जो फॉर्मूला यूज किया था उसमें भी थोड़ा चेंज है, वहां पे भी वन एडिशन है। द फॉर्मूला ऑफ d विल बी xi माइनस a अपॉन सी। ऊपर अपॉन सी नहीं था, यहाँ पे अपॉन सी है, यानी कि याद रखना कि अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, क्लासेस दिए हैं और इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है तो एक बार मल्टीप्लाई बाय सी होगा और डी के फॉर्मूला में डिवाइड बाय सी होगा, और इसी तरीके से आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल करना होगा। चलिए इसके ऊपर भी एग्जांपल देखते हैं। अभी पहले हमने जो तीन एग्जांपल देखे, एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 4, यही तीन एग्जांपल में हमने क्वेश्चन में देखा था कि लिखा हुआ था इनडायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेट करो। सो लेट्स कैलकुलेट दिस थ्री एग्जांपल्स विद इनडायरेक्ट मेथड एंड विल कंपेयर दैट यू विल सी दैट इन बोथ द केसेस यू विल सी द सेम आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन।
First property, arithmetic mean is affected by change of origin and change of scale. So it is affected, यानी कि अगर हमारे पास x सीरीज है उसमें कोई एक कांस्टेंट नंबर अगर ऐड कर रहे हो तो हमारा फाइनल आंसर मीन का है वो भी उतने ही नंबर से बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हमारी x सीरीज में हर नंबर में आप नंबर 3 ऐड कर रहे हो, +3 +3 +3 कर रहे हो, तो पहले का जो हमारा x बार का आंसर था उसमें भी +3 करना पड़ेगा। वैसे अगर माइनस कर रहे हो तो फाइनल आंसर में माइनस करना पड़ेगा, एंड दिस प्लस एंड माइनस इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। और वैसे ही इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद 3 ऑल द नंबर्स, तो हमारे फाइनल आंसर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सारे नंबर्स को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो हमारे फाइनल आंसर को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड दिस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल, एंड अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये पूरा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी में थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एंड इसके ऊपर छोटे छोटे कैलकुलेटिव एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं, और एवरी ईयर ये पैटर्न रहा है एमएस यूनिवर्सिटी का, इसके ऊपर कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू आते ही है फॉर फ्रॉम द दिस प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज सारी बहुत ध्यान से समझना और अच्छे से उसको रिवाइज करना, प्रिपेयर करना। लेट्स सी सेकंड प्रॉपर्टी। Arithmetic mean is subject to algebraic manipulation। algebraic manipulation मतलब कि combined mean की बात हो रही है, जिसके एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो combined mean यानी कि जब हमारे पास दो डेटा है, सपोज देयर आर 11 स्टैंडर्ड एंड 12 स्टैंडर्ड, हमारे पास दो स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर कोई पेरेंट आकर मुझे पूछता है कि सर आप व्हाट इज योर एवरेज रिजल्ट ऑफ बोथ द स्टैंडर्ड्स, तो मुझे 11 स्टैंडर्ड के बच्चों के परसेंटेज एंड 12 स्टैंडर्ड के बच्चों के परसेंटेज लेकर उसको कंबाइन करके वापस से मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो व्हेन यू हैव टू डू दिस, कि जहां पे दो ग्रुप्स को मर्ज करके एक सिंगल मीन फाइंड करना है, तो दैट इज कंबाइंड मीन, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग जब एग्जांपल्स लेंगे तब डिस्कस करेंगे। Third is sum of deviation of all the observations from arithmetic mean is always 0। ये लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन when I will give you this formula everything will be clear। देखो sum यानी कि sigma, you focus on this formula। sum of मतलब कि sigma, deviation of all the observations, deviation यानी कि कितने दूर है, observations यानी कि xi फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, यानी कि xi जो है वो x बार से कितना दूर है, विच इज xi माइनस x बार। तो सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन का मतलब हुआ सिग्मा x माइनस x बार इज ऑलवेज 0, यानी कि इसका आंसर हमेशा 0 रहेगा। यानी कि आपके जो ऑब्जर्वेशंस है उसको, उसमें से अगर आप मीन माइनस करते हो फिर जो आपको नंबर मिलता है उसका टोटल करते हो, तो दैट टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। दिस यू कैन ट्राई विद एग्जांपल नंबर 1, जहां पे आपका जो मीन था 10, तो हमने जब इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया वहां पे आप DI में एज्यूम मीन हमने 8 लिया था, उसकी जगह पे आप अगर 10 लोगे बिकॉज दैट इज योर मीन, तो DI का टोटल आपको 0 मिलेगा। Let's see fourth property, which is mean of single observation will always be that observation only। यानी कि मान लो कि मेरे xi में सिर्फ एक ही नंबर है 3, तो उसका मीन भी 3 ही होगा, बिकॉज सिग्मा xi is 3 and n is one observation, so 3 upon 1 will be 1। so अगर एक ही ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड कर रहे हो तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वही ऑब्जर्वेशन उसका मीन होगा। so first is finding correct mean examples। Finding correct mean में basically there are two methods। One is by replacing the wrong observations and second is by omitting the wrong observations। Basically इसमें होता क्या है, first let's understand what is finding correct mean। तो आपको डेटा दिया गया होगा जिसमें मीन भी ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, लेकिन जो मीन फाइंड किया है, जब हम लोग मीन फाइंड कर रहे थे उसमें जो डेटा हमने लिया था तो उसमें 1, 2 या 3 डेटा लेने में हमने गलती कर ली थी। the data we have taken is for example it is 36 but actual data है 63, तो वो डेटा टाइप करने में गलती की थी, इसलिए हमारा जो मीन आया है वो मीन गलत है, तो उसको हमें सुधारना है। अब सुधारने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि जो हमने 36 लिया है उसको निकाल दो और करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो 63 है उसको ऐड कर लो, सो दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट मेथड, जहां पे हम लोग रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को करेक्ट ऑब्जर्वेशन से रिप्लेस कर रहे हैं।
दूसरा मेथड जो होता है वो ये होता है कि भैया FY बीकॉम के क्लासेस के जो बच्चे हैं उन लोगों का एवरेज मार्क्स गिना जा रहा है और उसमें से बाय मिस्टेक हमने SY बीकॉम का एक बच्चा है उसके भी मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं, बट दैट SY बीकॉम स्टूडेंट डज नॉट बिलोंग टू दिस FY बीकॉम क्लास, तो हम सिर्फ उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज हमने गलत मार्क्स नहीं लिए लेकिन गलत बच्चे के मार्क्स लिए उसको सिर्फ निकालना है। सो इन दैट केस विल यूज द मेथड ऑफ ओमिटिंग और इग्नोरिंग द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। तो दो तरीके के मेथड है, एक है रिप्लेसमेंट और दूसरा है ओमिशन या फिर इग्नोरिंग। और इन बोथ केसेस जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो क्वेश्चन से आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन सा मेथड यूज करना है, रिप्लेसमेंट वाला या ओमिटिंग वाला। चलिए इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। सो फॉर रिप्लेसमेंट मेथड x बार c यानी कि मीन ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशंस, मतलब करेक्ट मीन, c स्टैंड्स फॉर करेक्ट। सो करेक्ट मीन का फॉर्मूला होगा सिग्मा xi माइनस, अच्छा ये सिग्मा xi जो रॉन्ग वाला सिग्मा xi, पुराना सिग्मा xi जो है उसको लेंगे, उसमें से जो गलत ऑब्जर्वेशंस है उसको हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। सो माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस प्लस जो करेक्ट ऑब्जर्वेशंस है उनको ऐड कर लेंगे अपॉन करेक्ट n। अच्छा n जो है वो करेक्ट n मैंने लिखा हुआ है, सिंपली n नहीं लिखा हुआ है, वो उसका रीजन क्या है वो हम लोग सेकंड फॉर्मूला देखने के बाद मैं आपको समझाता हूँ, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, ओमिटिंग या इग्नोरिंग द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट सेम एज रिप्लेसिंग मेथड, सिर्फ एक ही फर्क है कि रिप्लेसमेंट मेथड में हमने करेक्ट ऑब्जर्वेशन को ऐड किया था जबकि यहाँ पे करेक्ट ऑब्जर्वेशन को ऐड नहीं कर रहे हैं। सो द फॉर्मूला इज द करेक्ट मीन इक्वल्स टू सिग्मा xi माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन अपॉन करेक्ट n, बस यही इसका फॉर्मूला है। अब इसका रीजन क्या है कि भैया ऊपर वाले में रिप्लेस करना था तो रॉन्ग को निकाला, सही को ऐड करना है, नीचे वाले में सिर्फ रॉन्ग को इग्नोर करना है, उसको ओमिट करना है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन में से रॉन्ग को निकाल लिया, बाकी का जो रह गया दैट इज योर कैलकुलेशन। नाउ मैंने आपको पहले बोला था कि करेक्ट n के बारे में दूसरे फॉर्मूला के बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज करेक्ट n। आई एम नॉट राइटिंग सिंपली n बट आई एम राइटिंग करेक्ट n। अब मान लो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10, 10 ऑब्जर्वेशंस है, 10 ऑब्जर्वेशन में से 2 ऑब्जर्वेशंस गलत है, उसको अगर हम लोग निकाल रहे हैं और उसके सामने 2 सही ऑब्जर्वेशंस को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो 10 ऑब्जर्वेशन थे उसमें से 2 निकल गए, देयर आर 10 ऑब्जर्वेशंस, उसमें से 2 ऑब्जर्वेशंस निकल गए तो 8 ऑब्जर्वेशन रहे, लेकिन उसके सामने 2 सही ऑब्जर्वेशन ऐड भी कर रहे हैं, तो हालांकि हमारा करेक्ट n या फिर ओरिजिनल n विल रिमेन सेम व्हिच इज 10 इन द केस ऑफ रिप्लेसमेंट, बिकॉज हमने रिप्लेस किया, 2 गलत ऑब्जर्वेशंस को निकाला और 2 सही ऑब्जर्वेशंस को ऐड भी किया। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट ओमिटिंग और इग्नोरिंग द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन वाला अगर केस है तो टोटल देयर आर 10 ऑब्जर्वेशंस, उसमें से 2 ऑब्जर्वेशन जो गलत है उसको निकाल दिए, लेकिन उसके सामने कोई भी नया ऑब्जर्वेशन हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इन दिस केस आवर करेक्ट n will be 8 and not 10. So this is your correct n. Okay, next topic is combined mean. Combined mean में भी और वाला यानी कि 2 फॉर्मूला है। लेट्स सी फर्स्ट फॉर्मूला, उसके बाद सेकंड फॉर्मूला देखते हैं अपने। कंबाइंड मीन यानी कि मान लो इसका कंसेप्ट क्या है, मान लो कि वी हैव टू ग्रुप ऑफ डेटा। अब जैसे कि हमारा जो FI बीकॉम का क्लास है, उस FI बीकॉम के क्लास में से फॉर एग्जांपल देयर आर 20 गर्ल्स एंड 25 बॉयज। अब मैंने गर्ल्स के डेटा, गर्ल्स के जो मार्क्स है या उनके जो परसेंटेज है उसका डेटा लिया, उसका एवरेज निकाला एंड से फॉर एग्जांपल दैट percentage is 75% average of girls and average percentage of boys are 70%। ये डेटा मैंने अपने लिए लिया था, लेकिन कोई पेरेंट्स एडमिशन लेने के लिए आता है और मुझे पूछता है कि सर व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ योर क्लास, तो जब उस पेरेंट को मुझे आंसर देना है तो मुझे गर्ल्स का और बॉयज का दोनों डेटा कंबाइन करना पड़ेगा और उनका कॉम्बिनेशन का डेटा मुझे लेना पड़ेगा कि माय ओवरऑल एवरेज रिजल्ट इज 72.5। तो 2 ग्रुप्स होते हैं, वो 2 ग्रुप्स को जब हम कंबाइन करते हैं दैट इज कंबाइंड मीन। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। x बार 1 2, अच्छा दिस 1 2 is for group 1 and group 2, so we are trying to find the mean of group 1 and group 2। तो इसका फॉर्मूला क्या है, x बार 1 into n1 plus x बार 2 into n2 upon n1 plus n2। so this is the formula to calculate combined mean। अच्छा इसका और वाला फॉर्मूला देख लेते हैं।
और वाले फॉर्मूला में हमने एक चीज चेंज की है, न्यूमरेटर। जहां पे x बार 1 n1 लिखते थे उसकी जगह पे यहाँ पे और वाले फॉर्मूला में हमने लिखा है सिग्मा x1 एंड x बार 2 n2 लिखते थे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सिग्मा x2। हालांकि इन दोनों में फर्क क्या है, तो आपको ये मीन का फॉर्मूला याद होगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। अब इस फॉर्मूला में अगर ये जो n है इसको मैं इक्वल टू के सामने ले जाऊं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, x बार n इक्वल्स टू सिग्मा xi। और वही चीज हमने यहाँ पे की है कि दिस इज सिग्मा xi जिसको हमने रिप्लेस किया है x बार n से, यानी कि सिग्मा x1 की जगह पे हमने लिखा है x1 n1। So basically both the formulas are same. From both the formulas you will get the same answer. But why I am giving you two formulas? Because कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको x बार एंड n का इंफॉर्मेशन दिया होगा, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। कुछ एग्जांपल्स ऐसे होंगे जहां पे आपको डायरेक्टली सिग्मा x का वैल्यू दे दिया होगा, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। बेसिकली बोथ द फॉर्मूलाज आर सेम, एक ही फॉर्मूला के ऊपर से दूसरा फॉर्मूला डिराइव हुआ है। वेटेड मीन व्हिच इज एक्चुअली वेरी इजी टॉपिक, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वेटेड मीन में हम लोग वेट की बात करें, यानी कि हमारे पास जो डेटा है उन डेटा को हम लोग वेट देते हैं। ये चीज ज्यादातर इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा, इकोनॉमिक्स में जब इंडेक्स कैलकुलेट होते हैं तो इंडेक्स में ये वेटेड मीन वाला मेथड जो है वो यूज होता है। जैसे कि एक बास्केट बनाया जा रहा है एक इन्फ्लेशन जानने के लिए, तो उसमें बास्केट में मैंने गेहूं लिए, मोबाइल फोन लिया और उसके साथ में लग्जरी कार ली। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा नेसेसिटी की चीज गेहूं है, तो गेहूं का वेट ज्यादा होगा। लग्जरी कार सबसे कम नेसेसिटी की चीज में आती है या फिर वो लग्जरियस आइटम में आती है, तो उसका वेट सबसे कम होगा। एंड इस वेट को देखकर फिर जब एवरेज कैलकुलेट किया जाता है तो दैट मेथड इज कॉल्ड वेटेड मीन। लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ वेटेड मीन, x bar w, that is mean of weight, w stands for weight. So weighted mean equals to sigma x1 w1 upon sigma wi. Okay, now I am trying to explain you what is positional measure। और positional measure में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि there are 4 positional measures जो हमारे सिलेबस में है, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। लेकिन सबसे पहले समझते हैं पोजिशनल मेजर है क्या। तो जैसे ये हमारे पास एक चॉकलेट बार है और इस चॉकलेट बार को अगर मैं बोलता हूं कि हमें बीच में से काटना, मतलब मुझे 2 पोर्शन चाहिए, आई वांट 2 पार्ट ऑफ इट, 2 पार्ट चाहिए इस चॉकलेट बार के। तो 2 पार्ट करने के लिए मेरे पास एक तो एक चाकू है और चाकू से मुझे 2 पार्ट करने हैं। तो आपको मुझे ये आंसर देना है कि चाकू कितनी बार लगाना पड़ेगा। याद रखो मुझे पार्ट 2 चाहिए लेकिन चाकू कितनी बार मारना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार चाकू मारना पड़ेगा। तो एक कट करोगे, ये एक कट हमने किया एंड उससे हमें 2 पार्ट मिल गए और इसीलिए ये बीच वाला जो कट का पॉइंट है दिस इज योर मीडियन। ठीक है, यानी कि मीडियन जो है वो पॉइंट होता है, मीडियन इज नॉट अ पोर्शन और रेंज। इसका मतलब क्या होता है, तो मीडियन पोर्शन या रेंज नहीं होता है, एक पॉइंट होता है। यानी कि अगर इस बार को आप देखो तो यहां से बार स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो दिस इज योर 0% एंड यहां पे जब बार खत्म होता है तो दिस इज योर 100%। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक अगर बार देखो तो 0 से लेकर 100% हो गया। अब मीडियन यानी कि मिड वैल्यू या मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो चाकू से हमने इसको बीच में कट किया, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस पॉइंट इज योर मीडियन। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि 0 से लेकर ये जो 50% तक का पोर्शन है दिस इज योर मीडियन। नो, दिस इज नॉट योर मीडियन। ये जो पोर्शन है 50% से लेकर 100% तक का, दिस इज नॉट योर मीडियन। ये आपका मीडियन नहीं है। आपका मीडियन सिर्फ बीच वाला ये जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज योर मीडियन। सो बेसिकली एक चॉकलेट बार है, उसको अगर आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो बीच में से अगर उसको काटते हैं तो जिस पॉइंट से आप उसको काट रहे हो वो पॉइंट कितने परसेंटेज वाला पॉइंट होगा, दैट विल बी 50% पॉइंट।
तो 50% पे आप उसको काट रहे हो एंड दैट 50% इज योर मीडियन। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। चलो अब मीडियन के बाद लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज क्वार्टाइल। क्वार्टाइल यानी कि चार पार्ट में हमें किसी चीज को डिवाइड करना है। ये चॉकलेट बार है या इसकी जगह पे आप ये भी एज्यूम कर सकते हो कि वी हैव अ डेटा सेट। तो जो डेटा सेट है या फिर जो चॉकलेट बार है उसको हमें चार पार्ट में डिवाइड करना है और डिवाइड करने के लिए हमारे पास अगेन एक चाकू है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे चार पार्ट में डिवाइड करना है तो कट कितने लगाने पड़ेंगे। आई हैव टू कट ओनली 3 टाइम्स, सिर्फ 3 कट लगाने पड़ेंगे। ये रहा मेरा पहला कट, ये रहा मेरा दूसरा कट और ये रहा मेरा तीसरा कट। 3 बार कट किया, उससे मुझे चार पार्ट्स मिल गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। और ये जो 3 जगह पे मैंने कट लगाए हैं इन कट को क्या बोलेंगे, Q1 यानी कि क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। अगेन याद रखो जिस पॉइंट पे हम लोग कट लगा रहे हैं उस पॉइंट को क्वार्टाइल बोलेंगे। इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्वार्टाइल नहीं बोल सकते। दिस पोर्शन इज नॉट क्वार्टाइल, क्वार्टाइल इज दिस पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे हमने कट लगाया वो हो गया आपका Q1, दूसरा कट हमने जिस पॉइंट पे लगाया वो हो गया आपका Q2 और तीसरा हमने जिस पॉइंट पे कट लगाया वो हो गया आपका Q3। यानी कि अब वापस से एक चीज मैं आपको नोटिस करवा रहा हूं कि अगर हमें 2 पार्ट करने थे तो हमने एक कट लगाया, क्योंकि एक ही कट पे 2 पार्ट हो जाते थे। वैसे ही जब हमें 4 कट करने थे तो हमने सिर्फ 3 कट लगाए। और इसीलिए क्वार्टाइल का मतलब होता है 1/4 पार्ट। लेकिन देयर आर ओनली 3 क्वार्टाइल्स, Q1, Q2 एंड Q3। Q4 जैसा कुछ होता नहीं है बिकॉज हमें सिर्फ 3 ही कट लगाने हैं। सो दिस इज योर क्वार्टाइल। चलो अब उसकी जो रिटन डेफिनेशन है वो देख लेते हैं हम लोग पोजिशन मेजर्स की। सो मीडियन, अगेन देखो ये आपके रेफरेंस के लिए वापस से मैंने ये पीक यहाँ पे रखा हुआ है और हम लोग रीड कर रहे हैं कि क्या डेफिनेशन है। वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा ये असेंडिंग ऑर्डर भूल मत जाना बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर हमें क्वेश्चंस में एग्जांपल्स में काम लगेगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर वाला कंसेप्ट आप भूल गए और आपने एग्जांपल कैलकुलेट कर लिया, भले ही फिर बाकी सारी चीजें सही हो, पर अगर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं डाला है तो पूरा एग्जांपल आपका गलत हो जाएगा। सो जब डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में डाला जाएगा इन 2 इक्वल पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियन, there is only one median, सिर्फ एक ही मीडियन होता है, वो ये वाला है। there is only one median and which is denoted by m। मीडियन को डिनोट किया जाएगा m से। now let's see quartile, value which divides the series of observations when arranged in ascending order, I'm sorry, now let's see quartile, value which divide the series of observations when arranged in ascending order in 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये रहे 4 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो 4 इक्वल पार्ट में अगर हमें डिवाइड करना है देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, सिर्फ 3 ही क्वार्टाइल होंगे, Q1, Q2 and Q3 denoted by Q1, Q2 and Q3, that is quartile 1, quartile 2 and quartile 3। सेम वे अगर डेसाइल की बात करें तो डेसाइल का मतलब क्या होता है, 10 पार्ट में डिवाइड करना है। वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इन 10 इक्वल पार्ट्स। अगर 10 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है तो कट कितनी बार लगाना पड़ेगा, यस सिर्फ 9 टाइम्स। सो देयर आर 9 क्वार्टाइल्स डिनोटेड बाय D1, D2 से लेकर D9 तक। नेक्स्ट परसेंटाइल, परसेंटाइल यानी कि परसेंटेज। परसेंटेज कितने होते हैं, टोटल परसेंटेज 100 और इसीलिए वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इन 100 इक्वल पार्ट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट 100 पार्ट्स। देयर आर 99 क्वार्टाइल्स, बिकॉज अगर 100 पार्ट करने हैं तो हमें कट तो सिर्फ 99 टाइम्स लगाना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई देयर आर परसेंटाइल 1, परसेंटाइल 2 से लेकर परसेंटाइल 99 तक के परसेंटाइल हमारे पास अवेलेबल होंगे। सो दिस इज योर पोजीशन मेजर्स। अब देखते हैं फॉर्मूला।
अनग्रुप डेटा, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जो देख रहे हैं वो अनग्रुप डेटा एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए देख रहे हैं। जस्ट रिवीजन, अगर आपने लेक्चर 2 ध्यान से देखा है तो वहां पे मैंने अनग्रुप डेटा एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से समझाया है। अगर अभी भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे ऊपर मैंने आई में लिंक दे दिया है, तो पहले आप लेक्चर 2 देखो पूरा, उसके बाद वापस से आकर ये लेक्चर आगे कंटिन्यू करो। So what is ungrouped data? Just to give you an idea, ungrouped data यानी कि सिर्फ xi दिया जाता था, यानी कि सिर्फ x सीरीज है तो दैट इज अनग्रुप्ड डेटा। एंड व्हाट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी? तो जहां पे आपको xi fi दिया जाता है तो दैट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम लोग जो फॉर्मूला देख रहे हैं वो सिर्फ अनग्रुप्ड डेटा एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजों के लिए हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं। तो m इक्वल्स टू, m मतलब क्या? मीडियन। मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 th ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वार्टाइल, QJ। अच्छा, J का मतलब क्या होता है? तो जैसे हमने देखा कि 3 क्वार्टाइल्स है, Q1 Q2 Q3। तो अगर Q1 फाइंड कर रहे हो तो J को रिप्लेस करेंगे बाय 1। अगर Q2 फाइंड कर रहे हो तो J को रिप्लेस करेंगे बाय 2। अगर Q3 फाइंड कर रहे हो तो J को रिप्लेस करेंगे बाय 3। और वही चीज फॉर्मूला में यहाँ पे भी J रिप्लेस होगा। सो QJ इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ J इनटू n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन। अब ये नोटिस करो कि बिकॉज मीडियन में हम लोग 2 पार्ट कर रहे थे तो हमने डिवाइड बाय 2 किया था। क्वार्टाइल में हमें 4 पार्ट्स करने हैं इसलिए हम लोग डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं डीजे। डीजे मतलब डेसाइल्स। डेसाइल्स में हमने देखा था टोटल कितने डेसाइल्स थे? 9 डेसाइल्स थे। और इसीलिए डीजे में जे की जगह पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ जे n प्लस 1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। बिकॉज डेसाइल का मतलब ही होता है कि 10 पार्ट में डिवाइड करना। सो डिवाइड बाय 10 th ऑब्जर्वेशन। एंड लास्ट इज परसेंटाइल। परसेंटाइल pj। अच्छा, यहाँ पे j की वैल्यू कहां तक जाएगी? 1 से लेकर 99 तक, बिकॉज 100 पार्ट करने हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटाइल। सो pj इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ j इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 100 ऑब्जर्वेशन, बिकॉज हमें 100 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। अब एक नोट देख लेते हैं। अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, अगेन व्हाट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी? जहां पे आपको xi fi दिया है वो। इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड यूजिंग CFI। तो fi के बाद एक हमें CFI फाइंड करना पड़ेगा। CFI कैसे फाइंड करते हैं ये चीज आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। आज हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी फॉर्म पोजिशन मेजर्स, यानी कि मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल के लिए जो फॉर्मूला है वो हम लोग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग देखने वाले हैं। उसमें जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, अच्छा लेट मी रिमाइंड यू व्हाट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। जहां पे आपको क्लासेस दिए गए हैं एंड fi दिया जाता है, यानी कि 0 से 10, 10 to 20 एंड 3 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से जब आपको क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी दी जाती है, और ऐसे क्लासेस में, ऐसे एग्जांपल्स में अगर आपको बोला जाता है कि फाइंड मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल या परसेंटाइल, तो ये 4 स्टेप्स है जिसमें ये पूरा एग्जांपल कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो याद रखना ये 4 स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है। एंड बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू कवर मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ऑल 4 थिंग्स, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इसके ऊपर कम से कम एक एग्जांपल आपको एक्सटर्नल एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। एंड दैट विल बी आल्सो फॉर 3 to 5 मार्क्स। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। लेट्स स्टार्ट विद मीडियन। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, ए जो है वो हमने बनाया हुआ है, एक्चुअली कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं लिखवा दे, बट हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए विच इज n by 2। if it is quartiles then you will do j n by 4। if it is deciles तो आप क्या करोगे? j n by 10। and if it is percentile then it will be j n by 100। तो ये फॉर्मूला है जहां से आपको a का वैल्यू मिलेगा। अब a का जो भी वैल्यू मिलता है उसके ऊपर से हमें डिसाइड CFI करना है, CFI डिसाइड करना है। बेसिकली दिस इज नॉट अ न्यू स्टेप। देखो ये स्टेप नंबर 1 था, उसके बाद दिस इज योर स्टेप नंबर 2। डिसाइड CFI सिर्फ हमें ध्यान में रखना है कि अच्छा इस चीज को हम लोग CFI बोलेंगे जो हमें आगे के कैलकुलेशन में काम लगेगा। सो यू डोंट नीड टू राइट एनीवेयर कि CFI क्या होगा, बट ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि भैया इस चीज को हम लोग CFI बोलेंगे। So how will you decide CFI? So CFI will be just greater than or equal to A।
यानी कि ऊपर वाले स्टेप में a का जो भी वैल्यू मिला है उस वैल्यू को आप CFI में फाइंड करोगे। अगर सेम वैल्यू आपको CFI में मिल जाता है तो दैट वैल्यू विल बी योर CFI, और अगर वो वैल्यू नहीं मिलता है तो उससे एग्जैक्टली बड़ा वाला जो वैल्यू होगा दैट वैल्यू विल बी योर CFI। अगर ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं भी हो रहा तो देन ऑल्सो डोंट वरी, जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तब काफी अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द क्लास और ऑब्टेन द क्लास। सो क्लास कैसे ऑब्टेन करेंगे? सो क्लास अगेंस्ट CFI, ठीक है। तो CFI जो हमें ऊपर वाले स्टेप में मिला यहाँ पे, उस CFI के ऊपर से उस CFI के एग्जैक्ट सामने जो क्लास होगा दैट विल बी योर क्लास, एंड कन्वर्ट द क्लास in exclusive if not। अगर एक्सक्लूसिव नहीं है क्लास तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लो। अगर ऑलरेडी आपको क्लासेस एक्सक्लूसिव ही दिए हैं तो फिर इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद फॉर्मूला लगाने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना इजी हो जाए। सो द इंफॉर्मेशन दैट यू विल रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एग्जांपल इज, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड L। व्हाट इज L? तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिया है, लोअर बाउंड्री ऑफ रिस्पेक्टिव एक्सक्लूसिव क्लास, यानी कि ये सेकेंड स्टेप में आपने जो क्लास फाइंड किया था इस क्लास का जो लोअर बाउंड्री होगा, या तो फिर अगर वो इंक्लूसिव क्लास है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो लोअर बाउंड्री होगा वो लोअर बाउंड्री हम लोग लिख देंगे पहले। नेक्स्ट इज CFI। अब CFI यहाँ पे हमने जो CFI फाइंड किया था वो CFI यूज नहीं करेंगे। CFI कौन सा यूज करेंगे? तो जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, CFI ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द रिस्पेक्टिव क्लास, यानी कि यहाँ पे हमने जो क्लास डिसाइड किया सेकेंड स्टेप में, उस क्लास के ऊपर वाले क्लास का जो CFI होगा प्रीवियस क्लास का, वो CFI यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज FI। FI तो अपने करंट क्लास का ही जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी योर FI, एंड C यानी कि क्लास लेंथ भी अपने करंट क्लास जो है उसी का जो क्लास लेंथ होगा दैट विल बी योर C। तो सिर्फ एक ही चीज है CFI जो हमें प्रीवियस क्लास का लेना है, बाकी सारी चीजें करंट क्लास के लिए ही लेनी है। अब देख रहे हैं फॉर्मूला। सो सबसे पहले हम लोग मीडियन का फॉर्मूला देख रहे हैं। सो फॉर मीडियन द फॉर्मूला विल बी M इक्वल्स टू L प्लस in bracket n/2 minus CFI upon FI into C। अब देखो इसमें ये जो n/2 है, n/2 ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, तो वहीं से डायरेक्ट वैल्यू n/2 का रख देंगे, माइनस CFI, तो CFI हमने यहाँ पे फाइंड किया, FI हमने यहाँ पे फाइंड किया, एंड C भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो वही चीजें यूज करनी है, एंड L जो है वो L भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो बस यही चीजें हमें उठाकर फॉर्मूला में रखनी है एंड यू विल गेट द आंसर। फॉर क्वार्टाइल सो विल राइट QJ। अच्छा, हमने मीडियन में J नहीं लिखा हुआ है लेकिन क्वार्टाइल में हम लोग J लिख रहे हैं। वैसे यहाँ फर्स्ट स्टेप में भी यहाँ पे हमने J लिखा है जबकि मीडियन में हमने नहीं लिखा था। तो ये ऐसा क्यों? बिकॉज मीडियन एक ही होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि देयर इज ओनली वन मीडियन बट देयर आर 3 क्वार्टाइल्स। तो J वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा क्वार्टाइल आप ढूंढ रहे हो। सपोज आप पहला क्वार्टाइल ढूंढ रहे हो, सो यू विल राइट Q1। इफ यू आर फाइंडिंग सेकंड क्वार्टाइल यू विल राइट Q2, बट मीडियन एक ही होता है, दैट्स व्हाई वी डोंट राइट J। ओके, सो QJ इक्वल्स टू L प्लस J n/4 minus CFI upon FI into C। Now if you see this formula carefully, तो जो मीडियन का फॉर्मूला था वैसा ही फॉर्मूला है, सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रही है। यहाँ पे हमने n/2 लिखा था जो फर्स्ट स्टेप से लिया था, उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं J n/4, एंड वो चीज भी हमें फर्स्ट स्टेप से ही लेनी है। क्वार्टाइल में यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में J n/4 कैलकुलेट किया था, तो वही चीज हमें यहाँ पे लेनी है, बाकी का कैलकुलेशन सेम है। वैसे ही डेसाइल के लिए DJ इक्वल्स टू L प्लस in bigger bracket J n/10
minus CFI upon FI into C. Same formula, same as quartile, and even for percentile also we'll use same kind of formula with only one change. We'll write J n by 100 because it is percentile minus CFI upon FI into C. That's it. तो ये हो गया अपना फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो फर्स्ट आई एम ड्राइंग दिस टाइमलाइन, गिविंग यू वन टाइमलाइन जहां पे 0% से स्टार्ट करके हम लोग रीच करते हैं 100%. ठीक है, तो किसी भी चीज के टोटल परसेंटेज 100 होते हैं. तो 50% वाला पोर्शन है, वहां से आप जब चीज को कट करते हो तो दैट इज योर मीडियन एक्चुअली. ठीक है, अब अगर क्वार्टाइल्स की बात करें तो पूरे सीरीज को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 बार उसको कट मारेंगे. तो पहला कट लगेगा 25% पे, सेकेंड कट लगेगा 50% पे और थर्ड कट लगेगा 75% पे. ठीक है, सो दिस 25, अच्छा दिस 50 इज कॉल्ड मीडियन. अब क्वार्टाइल्स की बात करते हैं तो 25 विल बिकम योर फर्स्ट क्वार्टाइल, दिस 50% विल बिकम योर सेकेंड क्वार्टाइल एंड 75 विल बिकम योर थर्ड क्वार्टाइल. अब डेसाइल की बात करते हैं तो डेसाइल क्या करता है कि पूरे सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन को 10 पार्ट में डिवाइड करता है. सो लेट्स से दिस इज 10%, देन 20%, देन 30%, उसके बाद 40%, फिर ये 50%, 60%, 70%, 75 के बाद 80%, 90% and 100%. So this is how deciles divide the series of observation into 10 equal parts. So in this case, this 10% is your D1. Same way, 20% is D2. Then 30% is your D3. 40% is D4. 50% is D5. Then 60% is your D6, 70% is your D7, 80% is your D8, 90% is your D9. ठीक है, there are only 9 deciles जो हमने डिस्कस किया था. So these are 9 deciles. वैसे ही अगर परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल divides the series of observation into 100 different part. 100 पार्ट में उसको डिवाइड करता है. तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं यानी कि 25th पोर्शन, तो यहाँ पे आपका परसेंटाइल क्या मिलेगा, P25. सेम वे अगर 50% पे बात करूं तो दिस विल बी योर P50. सेम वे 75% पे बात करो तो इट विल बी P75. सो इस तरीके से पूरा सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है. अब इस सब को अगर मैं सम अप करूं तो this is your first thing, this is your second thing that we need to pay attention, and this is your third thing. इससे हमें 3 चीजें समझ में आती है कि जो Q1 है वही आपका P25 होगा. सेकेंड चीज जो समझ में आती है वो ये है कि योर मीडियन is your Q2, is your D5, is your P50. So we can write median is equal to Q2 is equal to D5 equals to P50. And third thing is that you third quartile is your P75. So Q3 is P75. So you need to remember this 3 things. चलिए अब स्टार्ट करते हैं मोड. मीनिंग, मोड इज एन ऑब्जर्वेशन अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. वैसे देखा जाए तो मोड इज वेरी इजी कंसेप्ट, बहुत आसानी से, मतलब ये एक ऐसी चीज है जहां पे ज्यादातर एग्जाम्पल में सिर्फ क्वेश्चन देखकर आपको आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेशन बहुत कम होता है. तो व्हाट इज मोड, तो जहां पे हमें डेटा दिया होगा उसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है दैट इज योर मोड. दैट इज वेरी सिंपल वे टू आइडेंटिफाई द मोड. फॉर्मूला देखें फॉर अनग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा मतलब कि रॉ डेटा. तो रॉ डेटा का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज आल्सो सेम एज द मीनिंग, ऑब्जर्वेशन अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज योर मोड. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला देखें तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब कि आपको xi एंड fi दिया जाता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है कि विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी
और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसके सामने वाला जो xi का वैल्यू होगा, this value will be your mode. It is very simple to identify mode in discrete frequency. अगर continuous frequency में आपको एग्जांपल दिया गया है तो continuous frequency का मोड कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है z इक्वल्स टू L प्लस, अच्छा मोड जो है, मोड के लिए 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सिंबल यूज किया था m0, यहाँ पे m0 की जगह हम लोग यूज करने वाले हैं z. सो मोड विच इज z इक्वल्स टू L प्लस f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into c. Now question arises कि what is f1 f2 f0. तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा दिस विल बी योर f1. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग बोलेंगे f0 और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोलेंगे f2 और जो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोलेंगे हम लोग f1. सो दिस इज हाउ यू विल गेट f1 f0 एंड f2. L ये हमने मीडियन में भी यूज किया था. L मतलब कि लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ मॉडल क्लास एंड C इज क्लास लेंथ. अच्छा मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे, मॉडल क्लास इज द क्लास अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो f1 मिला है उसके सामने आपको क्लास दिया गया होगा, वो क्लास आपका मॉडल क्लास बनेगा. इसके ज्यादा क्लियरिटी आपको तब आएगी जब हम लोग एग्जांपल करेंगे. अच्छा कुछ एग्जांपल्स ऐसे होंगे जहां पे ये जो हमने तीन फॉर्मूला देखे, अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी, उससे मोड पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो अगर ऐसे एग्जांपल में जहां पे मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते इन फॉर्मूला से, सो वी हैव अल्टरनेट फॉर्मूला व्हिच इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला. So if mode is ill defined, it will be obtained by empirical formula. What is empirical formula? So this is your empirical formula which is mode equals to 3m minus 2x bar. ठीक है, पर इसको रीअरेंज किया जा सकता है. इफ यू रीअरेंज इट तो हमें मिलेगा x बार माइनस मोड इक्वल्स टू 3x बार माइनस m. तो सिर्फ इसको रीअरेंज ही किया है, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस वेरिएशन आल्सो बिकॉज कई बार एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में they give you such information where you have to use this kind of formula. ठीक है, so it is just a variation but you need to know this. Let's start example number 47. From an ordinary frequency table, from the following cumulative distribution marks obtained by 70 students. अच्छा, I am highlighting this. This is cumulative distribution of marks and calculate mean, median and mode. तीन चीजें हमें फाइंड करने के लिए बोली है. अब देखते हैं किस तरीके का इंफॉर्मेशन दिया है. आपको मार्क्स दिए हैं विच इज बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50 और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के डेटा दिए गए हैं. अच्छा, इस कंसेप्ट को आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. लेट्स ड्रॉ दिस. एक डब्बा हमने बनाया और इस डब्बे में जब हम लोग चीजें डालेंगे तो उन चीजों के लिए एक लेवल हम लोग डिसाइड कर लेते हैं. सपोज दिस इज 0 लेवल, यानी कि कुछ भी नहीं है इसमें. नाउ say for example this is level 10, this is level 20, this is level 30, this is level 40 and the upper level is level 50. ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं और वी आर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्लास विच इज, जिसमें आपको बोला है कि बिलो 10 देयर आर 3 स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो 10 है उसके नीचे कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो देयर आर 1 2 एंड 3 स्टूडेंट्स हु आर बिलो 10. अब बोला है नेक्स्ट आपको कि बिलो 20 जो है देयर आर 8 स्टूडेंट्स. बिलो 20 में कितना एरिया कवर होगा, तो बिलो 20 में हमारा एरिया जो कवर होगा वो इतना. बिलो 20 मतलब कि 20 से लेकर 0 तक की बात कर रहे हैं और उसमें 3 स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए हैं और 5 ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4 5, तो और 5 स्टूडेंट्स ड्रॉ किया तो टोटल हो गए 8 स्टूडेंट्स. यानी कि जो हमें बोला था कि बिलो 20 में वी नीड 8 स्टूडेंट्स, तो ये हो गए कि बिलो 20 से लेकर 0 में there are 1 2 3 4 5 6 7 and 8 students are there. ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है कि बिलो 30 there are 17 students. बिलो 30 का मतलब क्या हुआ, 30 से लेकर 0 तक का जो एरिया है, यानी कि ये टोटल एरिया में टोटल स्टूडेंट्स शुड बी 70.
अब हमें पता है कि 20 से 0 में हमने ऑलरेडी 8 स्टूडेंट्स कवर कर चुके हैं, तो और कितने स्टूडेंट्स कवर करेंगे तो टोटल 17 हो जाएगा। सो वी नीड टू कवर 9 मोर स्टूडेंट्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स हमने कवर किए, ताकि ये 9 प्लस ये 5 प्लस ये 3, दिस इज 3 स्टूडेंट, these are 5 students, and these are 9 students. So 9 plus 5 plus 3 will give you 17 students. ठीक है। अब आपको बोला है बिलो 40। फर्स्ट लेट्स डिसाइड व्हाट इज बिलो 40। तो ये 40 से लेकर 0 तक का पूरा एरिया बिलो 40 में आएगा, एंड बिलो 40 में आपको बोला है कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है उस पूरे एरिया में 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए। हमें पता है कि यहां तक यानी कि 30 तक देयर आर 17 स्टूडेंट्स, 17 स्टूडेंट्स ऑलरेडी 30 तक आ गए हैं, तो और कितने स्टूडेंट्स ऐड करने हैं? वी नीड टू ऐड ओनली 3 स्टूडेंट्स, 1 2 एंड 3। तो और 3 स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो 3 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3 हो गए 20 स्टूडेंट्स विच आर बिलो 40। एंड लास्ट में आपको बोला है कि बिलो 50 में देयर शुड बी 22 स्टूडेंट्स। तो हमें पता है कि 40 से 0 में 20 स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो 50 से 0 में हमें और कितने स्टूडेंट्स ऐड करने पड़ेंगे? ओनली 2 स्टूडेंट्स। नाउ वी कैन से दैट बिलो 50 देयर आर टोटल 22 स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में टोटल 22 स्टूडेंट्स है, बिकॉज दीज आर 2 स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। लेकिन हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस फॉर्मेट में नहीं काम लगेगा। मतलब बिलो 10 बिलो 20 के ऊपर से मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना वो हमारे बस की बात नहीं है। हमने इस तरीके से इस चीज को सीखा ही नहीं है, तो इसको तो हमें हमारे तरीके से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम अपने तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी नीड इज क्लासेस। तो क्लासेस हमें क्या चाहिए? बिलो 10 यानी कि 0 से 10 वाला क्लास चाहिए। देन वी नीड 10 टू 20, देन वी नीड 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50। इस तरीके के क्लासेस हमें चाहिए। ठीक है। अब अगर इस तरीके का क्लास चाहिए तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाले नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे, बिकॉज ये जो लेट्स से दिस 8, ये जो 8 है वो 8 क्या दिखाता है? बिलो 20, बिलो 20 मतलब कि दे आर सेइंग इट इज 0 टू 20 में 8 स्टूडेंट्स है, बट हमें तो 10 टू 20 में कितने स्टूडेंट्स है वो चाहिए। ठीक है। सो लेट्स सी, फर्स्ट विल सी दिस एरिया 10 से 0। सो 10 से 0 में देयर आर 3 स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा हुआ है, देयर आर 3 स्टूडेंट्स। सो विल राइट 3 स्टूडेंट्स वर देयर इन 0 टू 10। अब 10 टू 20 में कितने स्टूडेंट्स है? 10 टू 20 यानी कि ये वाला एरिया 10 टू 20। सो 10 टू 20 इस दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स है? तो देयर आर 5 स्टूडेंट्स। सो लेट मी राइट 5। नाउ क्वेश्चन इज 20 टू 30, यानी कि दिस इज द एरिया ऑफ 20 टू 30, और 20 टू 30 में कितने स्टूडेंट्स है? देयर आर 9 स्टूडेंट्स। सो आई विल राइट 9। 40 टू 30 में कितने स्टूडेंट्स है? तो देयर आर 3 स्टूडेंट्स। सो दिस इज 3 स्टूडेंट्स। एंड 50 टू 40 में कितने स्टूडेंट्स है? देयर आर 2 स्टूडेंट्स। सो आई विल राइट 2 स्टूडेंट्स। ठीक है। और ये जो बना दिस इज योर एफ। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दिस आर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव डेटा दिया गया है, यानी कि बेसिकली दे हैड गिवन यू CA5। देखो कैसे, 3 plus 5 will give you 8, 8 plus 9 will give you 17, 17 plus 3 will give you 20, and 20 plus 2 will give you 22. So basically they had given you CA5। अब इसी चीज को मैं थोड़ा अलग तरीके से, मतलब टेक्निकली किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, मतलब कि CA5 अगर दिया है तो उसको FI में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका टेक्निक आपको मैं सिखाता हूँ। ओके, तो वी नो दैट दिस इज CA5 और उसको हमें FI में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट विल राइट CA5, पहला जो CA5 है क्लास का वो तो उसी तरीके से लिखेंगे 3। देन 8 माइनस 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 5। देन 17 माइनस 8 करेंगे तो विल गिव 9। 20 माइनस 17 करोगे तो हमें मिलेगा 3, और 22 माइनस 20 करेंगे तो विल गेट 2। एंड दिस इज हाउ यू कन्वर्ट CA5 इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि करंट क्लास की CA5 में से प्रीवियस क्लास का CA5 माइनस करना है, एंड यू विल गेट फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट।
ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। अगर ये चीज